हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए। ये जो बुक है, इस बुक का चैप्टर नंबर 8। बुक का नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। सही है। तो इसका जो चैप्टर है ये वाला, एज ऑफ एडोलेसेंस, ये चैप्टर जो है हम करेंगे अभी। इस चैप्टर की समरी, इस चैप्टर में क्या है वो सारा कुछ देखेंगे, समरी बाद में। ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, एडोलेसेंस, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ। गूगल ट्रांसलेट से आप पता कर सकते हैं, कई वर्ड यहाँ ऐसे आएंगे जो कि लगेगा कि क्या पता मैं सही से ना बोल रहा हूँ। तो जब कभी मुझे दिक्कत आती है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंग्लिश टू हिंदी, और यहाँ पर क्लिक करके आपको वो साउंड नज़र आ जाएगी कि ये मतलब साउंड सुन जाएगी, नज़र नहीं आएगी। तो क्या बोला जाएगा इसको, जैसे Adolescence. इसको बोल रहे हैं अभी, एडोलेसेंस। Adolescence. Adolescence. इसका मतलब होता है Adolescence. किशोरावस्था। आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे जो कि 10 to 19 एज के जो है, इसे एडोलेसेंस का नाम दिया गया है। इसमें शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे, मेल और फीमेल दोनों के बारे में। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है वो देखें, एंडोक्राइन सिस्टम। यू विल लर्न अबाउट, आप इसमें समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो हमारी बॉडी में सिस्टम है, हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, उनके बारे में। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में आप समझेंगे। किशोरावस्था और प्यूबर्टी, ये वो टाइम होता है जब मेल और फीमेल की बॉडी रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाती है, फिर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबी को जन्म देने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पे हम और भी पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनल हाइजीन। हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, ताकि अच्छा खाना खाए, रिप्रोडक्शन के काबिल तभी सही से बनेंगे। और हमारी खुद की पर्सनल हाइजीन के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है, मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अपने खाने पीने की तरफ, लेकिन अब मैं खाने पीने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी जो है मस्कुलर बॉडी हो चुकी है। तो आपकी जो ये टाइमिंग है, जो इस टाइम पर जो आपका जो शरीर है ये जो बन जाएगा ना, यही वो टाइम है जब आपको सही से खाना खाना चाहिए। मदर्स पीछे पड़े रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, लेकिन आप लोग नहीं खाते हैं, खाने से जी चुराते हैं, और इस टाइम पे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जो कि बड़ा ही हानिकारक है आपके लिए। क्योंकि इस टाइम पर जो आपका शरीर बन गया ना, ये पूरी उम्र आपके काम आने वाला है। इसलिए न्यूट्रिशन तो अच्छे से आपको लेना चाहिए। मम्मी पापा आपको दूध के लिए फोर्स करते हैं, आपको फ्रूट्स खिलाते हैं, तो ये आपको ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेगा और रिप्रोडक्शन के काबिल होगा। नहीं तो बाद में जा कर के जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, मैरिज होगी, तो फिर ये दिक्कत आएगी कि जब बेबी होने वाला होगा तो शरीर के अंदर दिक्कत आती है कि भाई या तो वो रिप्रोडक्शन के काबिल रहते ही नहीं है, या फिर जब कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ती हैं, तो ये दिक्कतें आती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ मेरे स्टूडेंट के साथ हो। तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और अपनी पर्सनल हाइजीन भी आपको रखनी पड़ेगी, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी शरीर की। ड्रग एब्यूज़ एंड एड्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये बीमारी होती है, और जो ड्रग्स अब्यूज समझ में आ रहा है आपको, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह है वो लेना, उसका दुरुपयोग करना। कि कई बच्चे जैसे कि कोई बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ तो स्पेशली ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि इस वक्त इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, गुस्सा आता है और भी है। लेकिन कुछ बच्चे जो है अच्छे तरीके से पाले जाते हैं, उनकी बातें पेरेंट्स समझते हैं। ज़्यादातर के अंदर यही होता है कि पेरेंट्स समझते हैं कि क्योंकि वो भी इस टाइम से निकल चुके हैं, तो वो उनको संस्कार देते हैं, उनको बातें बताते हैं, समझाते हैं।
लेकिन कई बार होता है कि मिस गाइड हो जाते हैं स्कूल में जा कर के, तो फिर या फिर संगति की वजह से तो वो ड्रग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उसके बारे में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, कि ये बुक है, इसके अंदर अलग ही मटेरियल कुछ और अवेलेबल है, तो वो जैसे पढ़ेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इतना टाइम तो सारा इसी में लग गया। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। और आपको क्या करना है, in our day-to-day life we experiences various emotions. Sometimes we feel very happy and sometimes we feel sad. Similarly, we experiences various emotions such as fear, excitement, anger, worry, embarrassment and irritation. तो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ये चीज़ कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ फीलिंग्स हम महसूस करते हैं, जिसके अंदर आती हैं इमोशंस के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस से अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कई बार हम महसूस करते हैं कि हम उदास है। इसी तरीके से हम ये वाले इमोशंस भी महसूस करते हैं, जैसे कि डर, एक्साइटमेंट बेचैनी, एंगर गुस्सा, वरी चिंता, एम्ब्रासमेंट है, ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये महसूस करते हैं, जिसका मतलब है कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपनी किसी काम की वजह से, कि कुछ हमसे गलती हो गई है, या फिर इरिटेशन, हम चिढ़ महसूस करते हैं किसी बात को लेकर के। मुझे भी एक बात से चिढ़ होती है कि कई बार होता है कि ऐसे बंदे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे अब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन फिर जब आप रिप्लाई करेंगे तो वो कभी देखते ही नहीं है। मैंने उनसे ये कह रखा है कि भाई आप मेरे को मैसेज मत किया करो, अगर मैसेज करो तो मैसेज देखा भी करो। ये कोई मतलब हुआ? अब कोई आपसे राम राम कर रहा है, आप उनसे राम राम कर रहे हो, और पहले वो आपसे राम राम कर रहे हैं, आप बदले में उनसे राम राम कर रहे हो, और उसके बाद वो जब आप राम राम करते हो तो वो देखता ही नहीं है बंदा, और आगे निकल जाता है। अजीब बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते नहीं है। ठीक है, नहीं समझते तो आप लोग रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। कोई भी रिप्लाई करना बंद कर देता है अगर कोई आपसे बात करे तो, क्योंकि ये कोई मतलब थोड़ी ना है। तो वैसे ही आपको अलग अलग महसूस होती होगी, जैसे कि आप वरी चिंता महसूस करते हैं, एंगर गुस्सा, किसी बात को लेकर गुस्सा आता है ना, और आपसे कोई गलती हो जाए तो आप शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। तो ये कुछ इमोशंस आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे राइट वन इमोशन टू एक्सप्रेस हाउ यू वुड फील इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। कि कुछ इमोशंस दे रखे हैं, सिचुएशन दे रखी है, आप उस वक्त क्या महसूस करेंगे, कैसा महसूस करेंगे इन सिचुएशंस के अंदर। जैसे कि इफ़ यू सी अ टाइगर अप्रोचिंग यू, अगर आप देखें कि एक शेर आपके सामने आ रहा है तो कैसा महसूस करेंगे? ऑब्वियसली डरेंगे ना। अब ये तो नहीं है हा 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 शेर आ गया वाह मज़ा आ गया ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल डर जाएंगे। ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। और पहले तो ऐसे कभी शेर को कभी देखा ही नहीं होगा, इतना बड़ा जब एक क्रिएचर देखेंगे आप अपने सामने तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे, इफ़ यू सी योर यंगर ब्रदर प्लेइंग विद योर प्रोजेक्ट, अब आप देखेंगे कि आपने इतनी मेहनत से अपना प्रोजेक्ट बनाया है और आपका छोटा भाई आपके सामने उस चीज़ से खेल रहा है, और आप बिल्कुल एकदम से क्या करोगे? गुस्सा होंगे ना, ये क्या हो रहा है, इसने तो इसको तोड़ देगा इसको, तो एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। नीचे वैसे इसके आंसर दे भी रखे हैं, एंग्री, फियर। पहले में तो है फियर है, दूसरे में एंग्री, बिल्कुल वही चीज़ जो हम गुस्सा हो जाएंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की, तूने पहले भी तोड़ दिया था इसको और इस बार भी तू तोड़ देगा, दे मुझे वापस। मतलब गुस्से में आप उससे कहेंगे। और जो मेरा एक जो स्टूडेंट है, जो लड़की है वो स्टूडेंट है, उसका भाई है, वो तो ऐसा है, उसे थोड़ा सा भी अगर डांट देना तो वो होठ निकाल देता है और फिर रोना भी स्टार्ट हो जाता है। उसकी आंखों में तो जैसे आंसू चो पर ही कहते हैं ना, चोआ ऊपर ही रहता है। जैसे ही कुछ कहे
और आंसू बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब वो स्ट्रोंग हो गया है, अब वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि उसे स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, मतलब नाराज़ होकर के आंसू निकाल देना। ओके, आगे करते हैं। इफ़ योर मदर गेट्स एंग्री एट यू, अगर आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप बेचैन महसूस करेंगे। आपको क्या, अगर मम्मी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और आपको 2-3 थप्पड़ भी लगा देते हैं तो आप उस वक्त क्या करेंगे? फियर, डर होएगा कि लो अब मम्मी ने मारा। और अगर नहीं, बस थोड़े से नाराज़ ही हो जाते हैं तो आपको लगता है कि मम्मी अब परेशान हो गए हैं, तो आप भी परेशान हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। इफ़ यू फाइंड योर होमवर्क इज़ लॉस्ट, अगर आपको लगे कि आपका होमवर्क लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया, आपने काम किया था और वो काम मिल नहीं रहा है आपको, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? तब भी आप एंग्शियस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि कहाँ गया आखिर काम। ठीक है, ज़्यादा मेरे केस में तो ऐसा होता है कि कई बार बच्चे जो है होमवर्क करते नहीं है, मैंने उनको काम दिया और वो होमवर्क करते ही नहीं है, लेकिन कहेंगे ऐसे कि मैंने अभी किया था, मैंने उस नोटबुक में किया था और वो मुझे मिल ही नहीं रही, क्या करूँ? लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं, मुझे पता होता है, और अगर कर रखा होता है तो वो सामने आ जाता है। लेकिन अगर कई बार आपने काम कर भी रखा है और वो आपको ना मिले तो आप बिल्कुल एंग्शियस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। नीचे आंसर एंग्शियस लिखा होगा। इफ़ यू फॉरगॉट योर टेक्स्ट बुक एट होम, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक घर पर भूल जाते हैं, तो ये भी ज़्यादातर बच्चों का बहाना ही होता है कि मैंने काम किया था लेकिन वो घर पे रह गई। तो उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे? आप वरीड महसूस करेंगे। अगर रियलिटी में आपने काम किया था और वो आपको दिखाना है, चेक होनी है नोटबुक, और वो घर पे रह गई है। तो ये कुछ इमोशंस आपके सामने पेश किए गए इस पेज के ऊपर, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब करते हैं नेक्स्ट पेज। अब ये पेज नंबर है 118। इस पेज के ऊपर क्या है वो देखते हैं। The endocrine system consists of a collection of specialized organs that secretes particular chemical substances called glands. अब इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल सब्सटेंस छोड़ते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स, ठीक है। अब दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस इनसाइड आवर बॉडीज। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर किसी स्पेशलाइज्ड पार्ट में, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट, बॉडी की प्लेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय दीज ग्लैंड्स कॉल्ड hormones are released directly into the bloodstream and act as chemical messengers. अब जो ये केमिकल सब्सटेंसेस है ये उस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, निकाले जाते हैं, जिन्हें हम जो ये केमिकल्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम हार्मोन्स, और ये डायरेक्टली हमारी ब्लड के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं और फिर वो एक तरीके का मैसेंजर का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर। चाहे वो हमें कभी डर लगा हो, कभी गुस्सा हुए हो, या फिर कभी खुश हुए हो, या फिर शर्मिंदगी महसूस हुई हो, या कुछ और अलग हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में भावनाएं आती हैं, तो उस वक्त ये एक मैसेंजर का काम करते हैं और ब्लड में डायरेक्टली उस ऑर्गन से छोड़ दिए जाते हैं। द मेजर ग्लैंड दैट वेक अप द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। जो मेजर मुख्य तौर पर जो ग्लैंड्स है जो कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं, उनके नाम है ये। एक है पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा एड्रिनल, चौथा पैनक्रियाज, पांचवा ओवरीज और छठा टेस्टिस। ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड master gland of the endocrine system because it releases hormones that control the activities of the other endocrine glands. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसकी जो पोजीशन है ये होती है ब्रेन के बेस में, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं,
ये उन हार्मोन्स को भी ये उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये मास्टर इसलिए कहलाते हैं। क्लियर है? ये है पोजीशन उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड की, लोकेशन है इसकी बेस ऑफ द ब्रेन, और हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं वो हम थोड़ी देर के बाद जब इस टॉपिक यहाँ पहुँचेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है? जो कि कंट्रोल करते हैं दूसरे ग्लैंड्स को भी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मास्टर इनको कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे, द एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड द ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी बिकॉज इट रिलीजेस द हार्मोन एंडोक्राइन। ये हो गया। एपिनेफ्राइन बोलने में भी थोड़ा अलग लगता है, तो तभी मैं गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करता हूँ। एपिनेफ्राइन और एड्रेनलिन विच प्रिपेयर्स द बॉडी टू एक्ट व्हेन वी आर इन स्ट्रेसफुल और पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन। अब ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इन एड्रिनल ग्लैंड्स को एमरजेंसी के ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्राइन और एड्रिनलाइन हार्मोन, जो हमारी बॉडी को उस वक्त प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। उस वक्त ये हार्मोन रिलीज होते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, दबाव में होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, या फिर बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में हम जब होते हैं। जैसे अभी देखा था ना, कहा था हमने देखा था कि जब हमारे सामने एकदम से कौन आ जाए, शेर आ जाए, या फिर अगर आप मान लिया आपने काम नहीं किया तो टीचर बहुत गुस्सा है, तो उस वक्त आप बहुत डरे हुए हैं। वैसे तो अब नहीं होता है ऐसा, टीचर्स बड़े ही समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगे, तब ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और उस हार्मोन का नाम है एड्रिनलाइन। एड्रिनलाइन तोड़ करके इसके स्पेलिंग पहले अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है अगर स्पेलिंग लर्न नहीं किया तो फिर आप इसके कंसल्टेड आंसर भी लर्न नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप ग्लैंड्स के नाम और उनके हार्मोन जो उनसे रिलीज होते हैं उनकी स्पेलिंग के साथ इनको लर्न कर लीजिए, इनसे हैबिचुअल हो जाइए। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स है, फाइट या तो लड़ो या फिर भाग लो शेर आगे तो भागोगे, तो कैसे भागोगे, तो फिर भी कोशिश करोगे बचने की, अपनी प्रोटेक्शन करने की, क्योंकि पता है कि मरना मारना वाली सिचुएशन आ चुकी है, तो उस वक्त आप ये ही करेंगे। तो आप देखते हैं फाइट करो तो तब हम ये करते हैं कि अगर हमारे हमसे बराबरी वाला है या थोड़ा सा भी ताकतवर है, अगर अब हम लगे कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए से लड़ना ही पड़ेगा तो हम फाइट करेंगे। और लेकिन अब देखें ये तो बहुत ताकतवर है, भागना पड़ेगा, भागना ही ठीक है, तो उस वक्त हम भाग लेते हैं। जैसे कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो कई जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, फ्लाइट कर जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अगर रुके तो समझो मरे। लेकिन कई लोग होते हैं कि मान लिया कि अब फाइट करनी है, हमें लगे कि जैसे कई सिचुएशंस होती है हमें फिर फाइट करनी पड़ती है उनके साथ में, तो उस वक्त ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट द बॉडी एक्सपीरियंसेस इमोशनल स्टेट्स सच एज एंगर एंड एक्साइटमेंट। तो इस टाइम पे वो सिचुएशन आती है हमारे सामने, फाइट के केस में एंगर होगा, एक्साइटमेंट के केस में बेचैनी होगी, डर लगेगा। ठीक है? द चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय एड्रेनलिन आर वाइड स्प्रेड, very rapid and last a very short time। अब मेरे को वाइड स्प्रेड का मतलब नहीं पता था, गूगल ट्रांसलेट में जाकर के मैंने देख लिया। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। कई इसमें जो चेंजेस होते हैं एड्रेनलिन के द्वारा, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर होते हैं। डर है, बड़े पैमाने पर ही जो होता है, तो उस वक्त ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, क्योंकि फाइट करनी है या फिर भागना है, राइट। और वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी से होते हैं और थोड़े ही टाइम के लिए होता है। सम ऑफ द चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय एड्रीनलाइन, ये नीचे दे रखे हैं, एड्रीनलाइन ये नाम है इसका। अब एकदम से बोला भी नहीं जाता, हैबिचुअल नहीं हूँ ना, मैं तो मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मुझे और सब्जेक्ट्स भी कराने होते हैं, तो फिर मैं ये चीज़ दिमाग में रखता हूँ।
तो इट इंक्रीजेज, तो इसे से बोले नहीं जाते, होप सो आप समझेंगे और मुझे नेगेटिव नहीं लेंगे। इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, हमारे जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। हार्ट रेट मतलब हार्ट बीट रेट, तो ये बढ़ा देता है, धड़कने लग जाता है दिल तेज तेज। इट इंक्रीजेज द ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को भी ये बढ़ा देता है। इट रिजल्ट्स इन एन ओवरऑल इंक्रीज इन द बॉडीज एनर्जी लेवल, इसको भी ये बढ़ा देता है, या फिर क्या करेगा, दिक्कत हमें फिर बॉडी के अंदर होगी। ठीक है ना। तो ये 3 चेंजेस इसमें नज़र आए हैं। हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, इससे हम ब्लड के अंदर शुगर का लेवल वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है इस टाइम पर। तो ये हमारी बॉडी कितना हमारे लिए काम करती है, तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इसका ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, आपको चाहिए ये अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ताकि ये सब ग्लैंड्स अपना काम अच्छे से करते रहे, और जब सिचुएशन ऐसी आए तो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान कम से कम हो। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आपके मम्मी पापा आपसे दूध पीने के लिए कहे, या फिर फ्रूट खाने के लिए कहे, या कुछ हेल्दी आपके लिए बनाते हैं, तो आपको वो ज़रूर हजम कर जाना है, मतलब खा लेना है। ठीक है। A diagrammatic representation of the human endocrine system is shown in figure 8.1। यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है, जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, जो कि अलग अलग जो ग्लैंड्स है उसका क्या काम है, कौन सी जगह है जहाँ पर ये प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी है। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं और समझते हैं। लेट अस डू। पहला है थायराइड ग्लैंड, नहीं पहला नहीं है, पहला ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है ब्रेन के बेस में। हार्मोन जो इससे सीक्रेट होता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH शॉर्ट फॉर्म है, 1 मार्क में ये आ जाती है। ग्रोथ हार्मोन, इसको भी ये सीक्रेट करता है, GH। ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये, जो हमारी ग्रोथ पर असर डालते हैं। मैंने देखा था एक बच्चा जो मुझसे पूछा गया कि इसकी एज कितनी है, तो मैंने कहा कि इसकी एज होगी कोई 7-8 साल 9 साल। तो मैं शौक रह गया, उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी एज 20 ईयर्स है। तो देख लो, 20 ईयर्स का तो अच्छे से बड़ा बच्चा, अच्छी हेल्थ होती है और साइज हाइट अच्छी होती है, लेकिन वो जो है एक बच्चे जैसा नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ग्रोथ हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा था। थायराइड के अंदर भी ऐसे ही होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, ये भी चीज़ होती है। अब है नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द थ्रोट, गले के बेस में होता है। ये ब्रेन के बेस में होता है, ये गले के बेस में होता है। हार्मोन इसमें से जो सीक्रेट होता है वो है थायरॉक्सिन। क्लियर है? अब अगला है तीसरा एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन है इसकी किडनी के पास में। हार्मोन इससे सीक्रेट होता है एड्रिनलाइन। फिर है पैनक्रियाज, लोकेशन है इसकी लीवर के पास में, ये किडनी के पास में होता है। किडनी, ये किडनी तो नहीं है, किडनी है ये, हाँ यहाँ पर ये 2 किडनी नज़र आ रही है, एक ये रही और एक ये रही। तो ये किडनी के पास में होता है। और जो लीवर है इसकी लोकेशन होती है कहाँ, मतलब जो पैनक्रियाज है इसकी लोकेशन होती है लीवर के पास में। ऐसा ये बनाना तो बड़ा ही आसान है, जैसे पत्ता नहीं होता, जैसे ऐसे 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 करके और फिर ऐसे 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 कर देते हैं ओइसोफेगस के पास में, जो फूड पाइप है वहाँ से, और फिर ये स्टमक आ जाता है। राइट? तो ये पैनक्रियाज है लीवर के पास में, और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो है इंसुलिन। नेक्स्ट है ओवरीज। ये फीमेल में ही पाई जाती है। इनके नंबर के अंदर ये 2 होती है। लोकेशन होती है पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन वो रीजन है जो कि कमर से नीचे और टांगों से ऊपर का पार्ट होता है। हार्मोन्स सीक्रेटेड, कौन सा हार्मोन इससे सीक्रेट होता है? वो है एस्ट्रोजन। ठीक है? ओ की साउंड नहीं आती है, एस्ट्रोजन इसको बोला जाता है।
नेक्स्ट है टेस्टिस। ये केवल मेल्स में पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता। इसी तरह से फीमेल में ये ओवरीज नहीं होती, ये मेल में ओवरीज नहीं होती, सिर्फ फीमेल में होती है। टेस्टिस के केस में ये नंबर में 2 होती है। लोकेशन इसकी मेल जेनेटियल ऑर्गन है ये, तो वही जो वेस्ट से नीचे और टांगों से ऊपर वाले पार्ट में ये होती है। हार्मोन्स इसमें जो सिक्रेट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हार्मोन है ये। अगर ये सही से बॉडी के अंदर बन रहा है तो फिर हमारी ग्रोथ वगैरह इस पर काफ़ी डिपेंड करती है, और आपकी जो मसल्स बनती है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। इसलिए जॉगिंग वगैरह की जाती है। जॉगिंग करने से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अच्छे से बनते हैं और आप पूरे दिन जोश में महसूस करते हैं। तो ये जो हार्मोन है इसके लिए तो हमें जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह तो करनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे अलग अलग जो मेन हार्मोन्स। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सिस्टम। इतना 2 पेज का है और ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया, तो 2 पेज ही करते हैं। आगे बढ़ देख लेते हैं, अगर इसी से कंसल्टेड कोई पार्ट रह गया है तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रह गया अभी इसमें ये, अब जो हमने बातें की है वही चीज़ें इसमें दोबारा से रिपीट हुई है। ये पेज नंबर 119 के ऊपर है इस बुक का जो नाम है वो है ये साइंस, न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। इनके राइटर्स के नाम नीचे दे रखा है, वैशाली गुप्ता, शालिनी बजाज और सुप्रिया डी ससेद्री। बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने ये बुक बनाई है ना, तभी तो बुक बना पाए हैं इतना नॉलेज होने के बाद में सिस्टम के कारण। चलिए अब आगे करते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इस पेज को भी। यहाँ पर सारे हार्मोन एक साथ इस टेबल में दिखा रखे हैं। द रोल ऑफ अ फ्यू की हार्मोन्स इज गिवन इन टेबल 8.1। इनका क्या रोल है, क्या जो ये हार्मोन है ये किस काम आते हैं। पहला है हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ग्रोथ हार्मोन, जो हमने उसमें देखा ही था कि 2 हार्मोन थे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो सीक्रेट करता है। TSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इन 2 को ये जो ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और एंड फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। GH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। वही चीज़ फिर आ गई, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए ये GH हार्मोन काम करता है। यहाँ पर जो स्टिमुलेट का मतलब है उकसाना, मतलब उसको जागरूक करता है कि भाई काम कर, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये अपना मैनेजरिंग का काम करते हैं, समझ में आ रहा है आपको, मैनेज करते हैं उसको। फिर है थायरोक्सिन, इट रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो खाना खाया है उससे एनर्जी रिलीज़ करना। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जब हम कोई काम करते हैं तो, ठीक है, तो ये उसको कंट्रोल करता है और साथ में ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक अच्छा रोल अदा करती है थायरोक्सिन हार्मोन। अब इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन में रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड गोइटर विच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नेक। अगर ये हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉडी के अंदर हमारी जो नेक है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। अब मैंने ये पिक स्टूडेंट से मंगवाया था, पिक्स मंगवाई थी ये, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी धुंधली आ रही है। होप सो समझ में तो आ ही रहा होगा, क्लियर आ ही रही है पिक्चर। बाकी मैं आज करूँगा कि खुद अपने कैमरे से सही से क्लिक लूँगा, बच्चों को ऐसे ही क्लिक करनी आती है, कई बार हो जाता है कि सही से नहीं होती। बाकी कोशिश तो अच्छी की है, जो काफ़ी अच्छी क्लिक भेजी है उसने। अब आगे है एड्रीनालाइन,
ये हार्मोन है, इट हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी इन एमरजेंसी सिचुएशन। ये जो हार्मोन है ये हमारी डिफेंस करता है बॉडी की, इसे नुकसान होने से बचाता है। जब हम एमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, मान लेते हैं कि एकदम से कोई बंदा बाइक से जा रहा है और वो रेलवे ट्रैक पर चोट हो जाती है उसी, और वो रेलवे ट्रैक पर पड़ जाता है और सामने से गाड़ी आ रही है, तो फटाफट से ये एकदम इमरजेंसी आ गई ना, तो ये वहाँ से एकदम से फ्लाइट कर जाएगा, मतलब उठ करके भागेगा कि चोट कितनी लगी हुई हो, क्योंकि पता है कि भाई अगर यहाँ पर पड़ा रहा तो कट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वो फटाफट से भागने की कोशिश करेगा। और यही चीज़ होगी जब हम कभी सांप को देख लें, या फिर बच्चों में तो ये होता है कि वैसे इनको मजबूत होना चाहिए कि जैसे छिपकली देख ली एकदम उछाल मारेंगे, हाँ छिपकली, कॉकरोच, हाँ कॉकरोच, क्या हो गया फिर, तो ये फ्लाइट कर जाते हैं उस वक्त। लेकिन मजबूत होना चाहिए, सामने सांप भी आ जाए तो भी इतना तो हो जाए कि पर या तो वहाँ से निकल जाए सावधानी के साथ में, ताकि वो नुकसान ना पहुँचा पाए। अगर वो अटैक ही कर देता है तो उसको पकड़ करके उसकी मुंडी जो है ना, चलो नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन अब बचना है तो फाइट तो करनी पड़ेगी ना, तो उसकी मुंडी, मैं तो ऐसा कि सोच रखा है कभी ऐसा हो जाए ना कि सांप आ जाए और मेरे को भाग भी ना सकूं और वो मेरे ऊपर डसने को बिल्कुल पागल हो गया है, मूवी देखते हैं तो उसकी मुंडी पकड़ करके दरवाजे के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दूँगा। बाकी उस टाइम देखेंगे क्या होता है, हाथ पैर फूल जाए उस वक्त तो होता है ना, बोलने का कुछ करने का कुछ। अब है इंसुलिन, इसका काम क्या होगा? इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी में रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। तो ये बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये सही से काम ना करे, इंसुलिन सही से ना बने, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उनको शुगर की वाली चीज़ें से परहेज़ करना पड़ता है, या तो ज़्यादा हो जाएगी शुगर या कम हो जाएगी, तो ये चीज़ होती है। क्लियर है? ओके, अब करते हैं एस्ट्रोजन। ये हार्मोन है, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि हम जो मेल और फीमेल में, जिसकी वजह से हम फ़र्क कर पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इनको कंट्रोल करता है। जैसे कि फ़ीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होती है, इससे हम पहचान पाते हैं कि ये फीमेल है, तो इसकी डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। तभी कहते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, उनको कहते हैं कि वो सोयाबीन की बड़ी ज़्यादा ना लें, कि इतना खाना चाहिए। सोया चीज़ जो होती है कि जो 25 ग्राम तक प्रोटीन उनको मिल जाए, अगर वो उससे ज़्यादा लेते हैं तो मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बड़ी भद्दी लगती है। समझ में आया आपको? फिर है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल के अंदर होता है। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फेशियल हेयर इन मेल्स। ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जिससे कि पहचान होती है कि ये मेल है। तो उनकी जो फेशियल हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, दाढ़ी कहते हैं जिसे, मेल के अंदर। तो ये कुछ बदलाव है, ये कुछ काम है इन अलग अलग हार्मोन्स के, जो अलग अलग ऑर्गन से रिलीज होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अब आगे है, हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग अ पीरियड नोन एज एडोलसेंस। उस टाइम पे तो स्पेशली जब एडोलसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, तब तो ये ज़रूर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे से खाना खाया करो, अच्छी सी डाइट लिया करो, ताकि ये हार्मोन सही से रिलीज हो और अपना काम अच्छे से कर सके और हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो। तो समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छे से न्यूट्रिशन लो, एक्सरसाइज करो। अब इसके आगे का पार्ट एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बने रहिए, ध्यान से समझिए और जो मैंने बातें बताई उसका ध्यान दीजिए। ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब चीज़ें सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो बच्चों को समझाए। तो इन चैप्टरों के माध्यम से समझाते हैं और आप लोग क्या करते हो, रट्टा लगाते हो। तो इन चीज़ों को समझो और अपनी केयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन और कुछ समझेंगे इनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।